कभी कभी तो लगता है कि ओली गवर्नमेंट ही आ जाएगा, क्योंकि संसद तो भंग हुआ है नहीं। जब संसद भंग नहीं हुआ है तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने से फायदा क्या है? इंटरिम गवर्नमेंट को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा उसको तो वही संसद सदस्य मिलेगा। तो संसद भंग ही नहीं हुआ, तो संसद भंग नहीं हुआ इसका मतलब राष्ट्रपति और जो सेनाध्यक्ष है वो बैठकर कुछ अलग खिचड़ी पका रहा है लग रहा है। ठीक है, संसद अभी राष्ट्रपति तो भंग कर ही सकता था संसद को। देश में एट्रोसिटी के कारण जो है तो संसद को डिजॉल्व किया जाता है, नेक्स्ट इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है, फिर विद इन 6 मंथ्स और 1 ईयर जनरल इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। जब इतना होने के बाद संसद नहीं भंग हुआ है तो नेपाली जनता तो ये उम्मीद छोड़ दे कि उनको अच्छा कोई सरकार मिलने वाला है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ओली गवर्नमेंट दोबारा ना आ जाएगा, डाउट होते रहता है, या शेर बहादुर देवा को बना देगा। उसका पिटाई भी हुआ है, तो हो सकता है कि उसको बना दे कि नहीं अभी कुछ दिन तक रहेगा। तो ये कहानी है देश का। तो उस कंट्री का बहुत बड़ा दुर्भाग्य लिखा हुआ है। शुरू से ही इस कंट्री का इतिहास जो है सो पूरा रक्त रंजित रहा है। इसमें सत्ता को हथियाने के लिए जो स्टार्टिंग में अगर राणा डायनेस्टी से बात करें, शाह डायनेस्टी के पहले राणा डायनेस्टी था जो कि खून खराबा के बाद ख़त्म हुआ। शाह डायनेस्टी आया 1990 में, वो भी खून खराबे के साथ वो डायनेस्टी भी गया। शाह डायनेस्टी जाने के बाद से डेमोक्रेसी के नाम पर गवर्नमेंट बना और तरह तरह का गवर्नमेंट बना। कभी चाइनीज सपोर्टर, कभी इंडियन सपोर्टर, कभी कुछ उल्टा पलटा पूरा चलता रहा। ताज़ा ताज़ा जो झंझट हुआ ये भी जो है सो रक्त रंजित रहा है। जनजी प्रोटेस्टर या जो है उम्मीद था कि कुछ हल निकलेगा, लेकिन अब जो दिखलाई दे रहा है वो खतरनाक है। जो प्रोटेस्टर है, 2 गुट हो गया है प्रोटेस्टर का। इस 2 गुट में एक गुट चाइना को सपोर्ट करता है, अगर चाइना को सपोर्ट करता है तो ओली को भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। और एक गुट सपोर्ट करता है इंडिया को, जो कार्की मैडम की तरफ है। दोनों में टसल है, कैंडिडेट फाइनलाइज होकर नहीं आ पा रहा है, मिलिट्री देख रहा है। तो 2 गुट क्लियरली है चाइना और इंडिया की तरफ से। मिलिट्री क्लियरली देख रहा है, यूएसए का सिग्नल चाहिए, वो तुरंत अपना आदमी को बैठा देगा। मिलिट्री चाहे तो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बैठा कर 14-15 आदमी का मिनिस्ट्री फॉर्म करके और काम को स्टार्ट कर सकता है। बदनामी उसको अपने हाथ में नहीं लेना है, इसीलिए वेट एंड वॉच का पॉलिसी चल रहा है। तो ये और एक खतरनाक सिचुएशन बनते जा रहा है। और अगर मिलिट्री रूल्स आता है तो क्लियरली यहाँ पर यूएसए को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। यूएसए बहुत बड़ा एडवांटेज में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर यूएसए अपना बेस डालकर यहाँ से चाइना और इंडिया दोनों को कंट्रोल कर लेगा। उधर बांग्लादेश और पाकिस्तान तो है। तो इंडिया के चारों तरफ यूएसए का कमांड हो जाएगा अगर नेपाल में मिलिट्री रूल लगता है। तो देखिए, अगर 2 फैक्शन में से एक फैक्शन चाइना को सपोर्ट करता है तो फिर वही कहानी आएगा। नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी का 2 घड़ा है, जिसका एक का नेतृत्व प्रचंड जी कर रहा है, एक का ओली बाबू कर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का है। दोनों अलग अलग अपना बांट कर और बारी बारी इसका प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। तो तीसरा गुट है शेर बहादुर देवा का, जो कि कांग्रेस का है और ये सपोर्टेड है नेपाली कांग्रेस का है। वो इंडियन सपोर्टर होता है या ऐसा माना जाता है। तो सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है और अभी आसार भी ठीक होने का। 1-2 दिन में अगर नहीं प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट प्रोटेस्टर की तरफ से जाता है तो ये मान लीजिए कि ये मिलिट्री रूल की तरफ बढ़ता जा रहा है। और कभी भी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट से पेपर साइन करा के और मिलिट्री रूल लग जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन से 14-15 मिनिस्टर आ जाएगा। फिर जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सभी जगह जो चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, जो हमारे यहाँ इंडिया में कलेक्टर होता है, उस हिसाब से पूरा ऑफिसर एक्टिव हो जाएगा। सभी कार्यालय भी चलने लगेगा। और जितना भी प्रदेश है तो सभी प्रदेश में जो गवर्निंग बॉडी होता है सरकार का, उससे चलेगा। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट रूल में गवर्नर होता है, वैसे ही वहाँ पर भी कोई ऑफिसर होगा, वो सभी को प्रेसिडेंट डायरेक्टिव दे देगा और वहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। नीचे के लेवल पर सरकारी ऑफिसर चलाएगा। तो कुछ यही लग रहा है कि होने वाला है। फिलहाल नेपाल का जो इतिहास रहा है, रक्त रंजित इतिहास, वो बदलता हुआ दिखलाई नहीं देता है। तो नेपाली जो हमारे भाई बहन है, नेपाली जो जनता है, वो इसके लिए तैयार है कि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि प्रोटेस्ट तो हो गया, जान माल का हानि हो गया, सरकारी संपत्ति जला दिया गया, निजी संपत्ति को भी क्षति हुआ होगा, कहीं जान गया। रिजल्ट कोई खास आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
और वो ऐसा कंट्री है कि वहाँ डेवलपमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि बगल का मैदान अगर खाली है, चारों बगल से घर बना हुआ है, आसपास घर बना हुआ है, तो पूरा कचरा और नाला का पानी उसी मैदान में जाता है। तो नेपाल के साथ वही है, एक बगल चाइना है, एक बगल इंडिया है, तो पूरा कचरा है और गंदगी और नाली का पानी वहीं जा रहा है, ठीक है। ISI का आदमी आ रहा है, चाइनीज़ जो स्पाइस है वो आता है लेबर के रूप में। हमारा भी सहभागिता बहुत होता है, अमेरिकन लोग का भी होता है, बांग्लादेशी का भी होता है। तो आपके मोहल्ला में एक खाली ज़मीन है, नेपाल वैसा ही है, पूरा मोहल्ला का कचरा उसमें जमा होता है, गंदगी जमा होता है, और जो चील कौवा और जंगली जानवर होता है, कुत्ता और सुअर, उस कचरा को खाता है। बस वही कहानी है नेपाल में। अगर 2-3 दिन के अंदर में नहीं होता है कुछ, तो ये बड़ा गहरा संकट हो जाएगा। देश के लिए तो होगा ही, और जनता बुरी तरह से इसमें पिस जाएगी। तो देखते रहिए क्या होता है क्या नहीं।